नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 8 सुधा मूर्ति। लेखक लेखिका का नाम यहाँ पर संकलित है। पहले यह समझना चाहिए कि संकलित किसे कहा जाता है। पाठ होता तो उसके लेखक होते हैं, काव्य है तो उसके कवि होते हैं, लेकिन ये संकलित कौन है? संकलित यानी कि कोई लेखक या कवि का नाम नहीं है। संकलित मतलब शब्द है संकल, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। और संकलन करने वाला, तो संकलन करने वाला का विशेषण होता है संकलित। संकलित उसका विशेषण होता है। संकलन करने वाला उसका कर्तृवाचक होता है संकलक। जिसने यह पाठ संकलन किया है वो। पाठ का संकलन कौन से एकत्रित किया जाता है? तो लेखक लेखिका कोई महापुरुष या किसी भी प्रकार के इंसान के कोई लेख हो, उसकी जीवनी हो, उसकी आत्मकथा हो, उसका कोई वर्तमान पत्र में या किसी और जगह पर जाहिरात या कोई जगह पर कुछ मिला हो, उसको उसमें से अच्छी अच्छी बातों को एकत्रित करना और उसको एक ढांचे में डालकर एक अच्छा प्रारूप देना, और उसे प्रारूप देने के बाद बनता है पाठ लेशन या जो ढांचा, उसे कहा जाता है संकलित। वैसी तरह संकलित यह पाठ सुधा मूर्ति का बनाया गया है। सुधा मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वह महिलाओं के लिए उसमें ज़्यादातर विदेश की बात नहीं, भारतीय महिलाओं की बात। और भारतीय महिलाओं के बारे में भारतीय महिलाओं की एक प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा मूर्ति समान। क्यों? तो महिलाओं के बारे में जो सर्वप्रथम जिस जगह पर वह पहुंची, उस वक्त उन्होंने कहा कि कोई भी बात महिलाओं के लिए असंभव या अशक्य नहीं। गुजराती में भी कहा जाता है कि नारी तु नारायण। नारी के बारे में, नारी स्वर्ग की महान हस्तियों के बारे में उसका स्थान दिया गया। और वैसी तरह नारी के बारे में जो भारतीय विचारधाराओं में कि वह कुछ नहीं कर सकती, घर का ही काम करती है, या उससे यह बाहरी बाजार में या बाहरी व्यापार करने में या बाहरी नौकरियों में या बाहरी कोई साहस में वह हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन आज सुधा मूर्ति की प्रेरणा स्रोत के बाद कोई जगह ऐसी नहीं बची, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां पर नारियों का स्थान हो। मिलिट्री में कहा जाए, संरक्षण के बारे में कहा जाए, या किसी भी जगह पर कहा जाए, अवकाशयान के बारे में कहा जाए, पायलट के बारे में कहा जाए, भूगर्भ के यहाँ पर जो शोधखोर होती है, जो जैसी भी शोधखोर होती है, वह सभी में नारियों का स्थान होता है। और वही हिस्सा, वही प्रेरणा जो आज लोगों को मिली है, भारतीय नारियों को, उसकी प्रेरणा स्रोत यह सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति का कहना यह है कि समाज को एक संदेश कि नारियां आज किसी से कम नहीं। आज भारतीय विचारधारा में पुरुष और स्त्री को समान हिस्सा दिया गया है, और वही स्थान करने का कार्य, मूल स्रोत तो वह सुधा मूर्ति का। उन्होंने कहा कि लिंग जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज तक था, नात जात, गरीबी अमीरी, ऊंच नीच, वैसी तरह का स्त्री पुरुष का, लिंग का जो भेदभाव था, वही भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही इस पाठ में उन्होंने बताने की कोशिश की। पाठ की शुरुआत करते हैं अप्रैल 1974 की बात है। तो कौन सा का? वर्तमान।
लेकिन कब की? 74, यानी कि बात बीत चुकी, यानी कि वह अप्रैल 1974 की बात है, तो उसे कहा जाता है कि वह भूतकाल। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी। बेंगलुरु यानी कि दक्षिण भारत है। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में, भारत का विशेषण, भारतीय विज्ञान का विशेषण, वैज्ञानिक संस्थान में के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से, लाल रंग का फूलों से नहीं, लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। कि प्रश्न पूछा कि इस संस्थान में किस प्रकार के फूल लदे हुए थे? तो गुलमोहर के बड़े बड़े फूल, लाल रंग के फूल लदे झूम रहे थे। उसमें परिसर शब्द है, तो परिसर शब्द का अर्थ होता है आंगन, प्रांगण। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। प्रश्न पूछा कि परिसर में से कौन गुजर रहा था? तो एक छात्रा गुजर रही थी, और वह छात्रा की दृष्टि कहाँ पर पड़ी? तो नोटिस बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड के पास जो होता है वही बोर्ड पर पड़ी। वहां पर एक विज्ञापन छपा हुआ। विज्ञापन किसे कहा जाता है? तो विज्ञापन का अर्थ होता है इस्तार, हिंदी में, जिसे हम गुजराती में जाहिरात कहा जाता है। विज्ञापन क्या था? तो यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल्स कंपनी टेल्को टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। विज्ञापन किस संस्था का था, किस कंपनी का था? तो ऑटोमोबाइल्स कंपनी टेल्को, वो टाटा का एक हिस्सा है, टाटा कंपनी का। और उसमें नौकरी करने के लिए इच्छा रखने वाले, तो इच्छुक, विशेषण तो इच्छित, इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। कंपनी को किस चीज की, कैसे लोगों की आवश्यकता थी? तो परिश्रम, मेहनती इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, छोटे अक्षरों में अंतिम पंक्ति लिखी थी। वह कौन सी थी? तो वह थी, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे। आवेदन पत्र किसे कहा जाता है? तो आवेदन पत्र यानी अर्जी, नौकरी के लिए जो आवेदन पत्र दिया जाता है, अर्जी दी जाती है, उसे कहा जाता है आवेदन पत्र। उसने एक बार नहीं, 2 बार पढ़ा। किसे एक नहीं 2 बार पढ़ा? तो महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे। हाँ, यही तो लिखा। नोटिस बोर्ड में कौन सी सूचना या कौन सा विज्ञापन लिखा हुआ था, कौन सी सूची लिखी हुई थी? तो महिला उम्मीदवार आवेदन पत्र न भेजे। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो पढ़ रही थी वह छात्रा थी, और उस छात्रा को नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं, वह उनके लिए, खुद के लिए कुछ सोच रही नहीं, क्योंकि उसे विदेश में स्नातकोत्तर, स्नातक के बाद, परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, उसके बाद की परीक्षा, और उस परीक्षा पास होने के बाद विदेश में पढ़ाई करना चाहती हो तो वहाँ पर उसे छात्रवृत्ति दी जाती थी या मिलने वाली थी। छात्रवृत्ति किसे कहते हैं? वृत्ति यानी कि धन, संपत्ति, पैसे।
छात्रों को दी जाने वाली वृत्ति, यानी कि शब्द समूह के लिए भी एक शब्द और शिष्य वृत्ति जिसे कहा जाता है, पेशकश हो चुकी थी। पेशकश का मतलब है प्रस्ताव, उसकी रजुआत उन्होंने कर ली। वह स्वयं भी विदेश जाकर, यह छात्रा स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। वह छात्रा वहाँ पर भारत में, वहाँ पर वैसी कंपनी में कोई नौकरी चाकरी करना चाहती नहीं, वह तो आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रही। परंतु यह भेदभाव उद्गार उसे नवाई आश्चर्य हुई कि यहाँ पर वैसी तरह का भेदभाव स्त्री पुरुष में इतनी असमान, स्त्री पुरुष समूह एक समान बात उसे कुछ पची नहीं। बात न बचना, मुहावरा, बात न बचना, बात समझ में न आना, बात गले न उतर, असमंजस में पड़ना, विदा में पड़ना। इस छात्रा को कौन सी बात समझ में न आई? प्रश्न तो स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, वह बात उसे कुछ जंची। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई। वह आज से, जब से पढ़ने की शुरुआत की तब से लेकर आज तक वह पढ़ी, तब तक उसे स्थान, प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान मिलता। और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। उसके साथ पढ़ने वाले कौन थे? लड़की कोई नहीं, सब छात्र थे, यानी कि लड़के थे। सहपाठी, साथ साथ पठन करने वाले, योग्य थे, परिश्रमी थी नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। उसे मन ऐसा लगा कि यह भेदभाव वाली बात है, तो उसके बारे में मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं थी। वह उस बात को बर्दाश्त कर पाती न थी, सह पाती न थी। वह उसका विरोध करेगी और डटकर, जमकर उसका विरोध करे, यानी कि वह उसका विरोध करना चाहती थी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी। इस छात्रा ने अपनी डायरी में उसकी एक आवश्यक सूचनाएं लिखी, जो उन्होंने देखी समझी थी, वह लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। हॉस्टल यानी कि उसके रहने का ठिकाना। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी। टेल्को के अधिकारी को वह सूचित करेगी कि उसकी कंपनी, कौन सी कंपनी? टेल्को कंपनी, टाटा कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। न्याय का विरोधी तो अन्याय। वह कंपनी टाटा, जो टेल्को है, जो टाटा कंपनी की है, वह उसमें स्त्री पुरुषों के बीच वैसी तरह की असमानता किया, उसे इस सर्वोच्च, सर्ववत्ता उच्च संधि, सर्व में उच्च शब्द समूह के लिए इच, सर्व में उच्च अधिकारियों का नाम मालूम तो नहीं था। इस टेल्को कंपनी के या टाटा कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी कौन है, उसके बारे में उसे पता, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख, टाटा समूह की जितनी भी कंपनियां हैं, उस समूह के मुख्य प्रमुख JRD टाटा। प्रश्न, टाटा समूह के सर्वोच्च या उच्च प्रमुख या अधिकारी या सर्व मनुष्य कौन है? तो वह JRD टाटा, यानी कि जमशेदजी टाटा। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और प्रमुख JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, कोला, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। आपने बड़े बड़े भारत में सर्व प्रकार के उद्योग लगाए। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में
भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं इसी संस्था में पढ़ रही हूँ। इस लड़की ने लिखा कि तुम्हारी इस संस्था में मैं पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुषों के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। टाटा जैसी कंपनी, बड़ी कंपनी, और उसमें मैं पढ़ रही हूँ, फिर भी वहाँ पर स्त्री पुरुषों में असमान भेद। 10 दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कितने दिन में तार भेजा? तो 10 दिन में कंपनी ने उस छात्रा को तार भेजा। कंपनी के खर्च पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। साक्षात्कार यानी कि मुलाकात के लिए कहाँ पर बुलाया गया? तो पुणे शहर में, महाराष्ट्र में। पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियां के बाद वह लड़की पुणे पहुंची। वह अपनी जरूरी चीजों को साथ लेकर वह पर पहुंची। साक्षात्कार, मुलाकात, आरंभ, शुरू, आरंभ का विशेष आरंभिक हुआ। काफी तकनीकी यानी कि टेक्निक प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग वयोवृद्ध सज्जन सत्वता जन संधि ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानते हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, क्यों लिखा? यह छात्रा JRD टाटा यानी कि जहाँ पर पुणे में उसे बुलाया था, उन्होंने उस महिला को प्रश्न, कौन सा प्रश्न? कि तुम जानते हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, क्यों लिखा? तो उन्होंने बताया क्योंकि यह फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला को नियुक्ति नहीं होती। शहरी विस्तार से दूर कल कारखाने होते, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई होती और वहाँ पर हम महिलाओं को नियुक्त नहीं करते। तुम्हारी जैसी मेधावी, तेजस्वी, बुद्धिशाली, प्रतापी यानी कि होशियार लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। अनुसंधान, अनुवत्ता संधान, पीछे जुड़ना यानी कि शोध संशोधन के बारे में शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी है। यह वाक्य कौन बोल रहा है? तो लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। यह वाक्य यह छात्रा बोल रही है, उसका नाम पीछे आएगा। नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता, आत्मविश्वास मजबूत से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है। बताएं, ये शुरुआत कभी न कभी, कहीं न कहीं तो करनी पड़ेगी। तो उस बात से खुश होकर वह वृद्ध बुजुर्ग सज्जन ने उसे कहा कि ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है। बताए, टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त व प्रथम महिला इंजीनियर। टाटा की जितने भी ग्रुप, जितनी भी कंपनियां थी, उस कंपनी में इंजीनियर पद पर नियुक्त होने वाली, नियुक्त की गई वह प्रथम महिला इंजीनियर थी और वह, उसका नाम था सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा परिचय। सुधा कुलकर्णी से सुधा मूर्ति कैसे बनी? सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही, उसी कंपनी में कार्यरत
श्री नारायण मूर्ति के साथ सुधा मूर्ति यानी कि सुधा कुलकर्णी की शादी या विवाह किसके साथ हुआ? तो टेल्को कंपनी के ही एक इंसान जिनका नाम था नारायण। 8 साल तक, कब तक उन्होंने टेल्को में नौकरी की, काम किया? 8 वर्ष तक। टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिए, त्याग पत्र यानी कि निष्कासन, वह से निवृत्ति, और बेंगलोर में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस कंपनी खोली। वह बेंगलोर, और बेंगलोर में वह पति पत्नी मिलकर यानी कि सुधा कुलकर्णी और नारायण मूर्ति ने मिलकर इंफोसिस कंपनी की स्थापना की। दोनों की मेहनत और लगन से इंफोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। दोनों ने दिन रात कड़ी मेहनत की और जिस कंपनी की यानी कि इंफोसिस कंपनी की स्थापना की थी वह दिन प्रतिदिन कहा होता है, दिन दुनी रात चौगुनी यानी कि बहुत तेजी से उन्नति की और प्रगति की ओर बढ़ने। सुधा मूर्ति 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। सुधा मूर्ति कब इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी? तो 1996। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रहे हैं। वह अपनी कंपनी के बारे में ही सोचती थी, अपने खुद के बारे में सोचती थी, वैसा नहीं, वह समाज के हितों के बारे में सोचने लगी। क्या किया उन्होंने? कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप, कर्नाटक की जितनी भी सरकारी स्कूल थी उसमें हर स्कूल में एक कंप्यूटर और छोटी बड़ी एक लाइब्रेरी बनवाई। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। वह नाम, शोहरत, धन दौलत, पैसा सब कुछ तो कमा चुकी, अब समाज में समाज के लोगों के हितों के लिए, समाज के सुधार के लिए, समाज में उन्नति लाने के लिए और समाज में पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में वह सोचने लगी। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। चिकित्सा यानी कि दवा, औषधियों और दवा। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेलारी, गोलबर्ग, पट्टुमड़ाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य कर रहा है। सूखा पीड़ित यानी कि बारिश न होने के कारण जो अकाल पड़ता है उसे सूखा पीड़ित कहा। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांव में, कर्नाटक के 800 से भी अधिक गांव में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से ज़्यादा अधिक पुस्तकालय खोले। उन्होंने गरीब बच्चों की सहायता दी, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, नई बनाई। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति यानी कि शिष्यवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। 13 पुस्तकों की लेखिका। सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। सुधा मूर्ति ने 13 पुस्तक लिखे थे, अनेक पुरस्कार भी मिले थे, जिनमें से प्रमुख है। कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? तो कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, राज्य वक्ता उत्सव,
संधि विग्रह, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा, और अंत में राज्य लक्ष्मी पुरस्कार आदि। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% आदि संख्या लड़कियों की। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, बुद्धि चातुर्य, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, वह मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। मुहावरा, खुशी से फूला न समाती, अत्यंत खुश प्रसन्न। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूर। महिलाओं को पुरुष की समानता प्राप्त करने के लिए वह पुरुषों के साथ रहकर मिलजुल कर काम करना कठिन, बहुत कठिन है, लेकिन वह पर चलना जरूर। अगर वह पर हम नहीं जाएंगे तो यह कार्य नहीं सिद्ध कर पाएंगे। यानी कि महिलाओं के बारे में, महिलाओं को उन्नति प्रगति की ओर ले जाने के लिए उन्होंने जो यह सर्वप्रथम पहल की और उसी पर स्त्रियों को चलने के लिए जो उन्होंने प्रेरणा दी, वही पाठ का मूल उद्देश्य है।